नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इतिहास की क्लास में। इतिहास में कक्षा 12 के लिए सिंधु सभ्यता, जो कि पहला पार्ट है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, उसकी जो शॉर्ट समरी है, यानी पूरे पाठ का निचोड़ मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक बार भी इसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प है वो मिल जाएगी। तो देखिए, हम सबसे पहले जो है पता करते हैं कि इसमें खोजकर्ता कौन कौन थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजकर्ता अर्थात जिन्होंने इस सभ्यता के ऊपर अपना समय दिया और जानकारी जुटाई और सभ्यता के बारे में जो है उन्होंने कई प्रकार की जानकारी है वो हमें दी है। तो सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मैसन का, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अलग अलग कलर्स का यूज़ करके इसको वो इम्पोर्टेंट बना दिया है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चार्ल्स मैसन, जो कि सर्वप्रथम 1826 में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आपको यहाँ पे उनकी पत्रिका का नाम याद रखना है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। और नेक्स्ट, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसके बारे में अपनी रुचि दिखाई थी। फिर है बर्टन बंधुस, ठीक है, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों जो है इतिहासकार हैं के ठेकेदारी में सन 1856 में लाहौर मुल्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ मिट्टी में दबी हुई बहुत सी ईंटें मिली थी, जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर ली थी। तो ईंटों का मिलना भी वहाँ पे किसी सभ्यता का स्पष्टीकरण दे रहा था। फिर आए उसके बाद बर्टन बंधुस के बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम का विवरण दिया गया है। 1853 से 1856 का ये समय है कि दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा उन्होंने की और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सफलता उनको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। इसके कारण उनका अपना पहले से ही पूर्वाग्रह निर्धारित था, यानी उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें पहले से ही बनी पड़ी थी जिसके कारण ये सभ्यता के बारे में जितना सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इम्पोर्टेंट काल आता है 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, जॉन मार्शल, जो कि जिन्होंने अनेक सभ्यताओं के बारे में अपना समय दिया था और उन्होंने हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में भी अपना जो है जानकारी जुटाना चाहते थे। तो जब 1921 में जॉन मार्शल आए तो इनके नेतृत्व में ये भारतीय इतिहासकार है जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ठीक है, ये दोनों ही भारतीय इतिहासकार है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक खोजकर्ता, वास्तविक खोजकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है सर जॉन मार्शल, और इसके बाद भारतीय इतिहासकार दोनों याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और जो है राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य है वो संपन्न किया था। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख जो है कौन थे, तो आपको सर जॉन मार्शल याद रखना है। अब हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण पर इतिहासकारों का क्या कहना है या उनके क्या विचार है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है, ये सारे जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही इकट्ठी की जाती है। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल का निर्धारण करते हैं। अब इतिहास में जो है अलग अलग खोजकर्ताओं ने अपना अलग अलग समय है वो निर्धारित किया। सर्वप्रथम अगर जॉन मार्शल को देखें तो उन्होंने 1931 में सिंधु सभ्यता की तिथि, जो कि 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई। ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, पूर्व का समय, तो इन्होंने 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व का समय है निर्धारित किया है। इसके बाद कार्बन 14 पद्धति, ठीक है, C14, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 14, जिसमें रेडिएशन के आधार पे खोज की जाती है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व है वो मानी गई है। इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और एक दूसरा समय आता है मुख्यतः 2500 से 1750 ईस्वी
को सिंधु सभ्यता की स्टैंडर्ड तिथि है वो मानी जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग समय काल का निर्धारण है वो अपनी खोज, उत्खनन और अपनी जो है ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर दिया है। अब हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ या इसके नामकरण के बारे में क्या क्या जो है तथ्य है। तो इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्तर थे, ठीक है, स्थल थे, वह सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो कारण था कि ये सिंधु नदी के आसपास थी और आसपास सिंधु के आसपास जो सहायक नदियाँ बहती थी वहीं पे सभ्यता बसी थी, तो इसके कारण इसका नामकरण है वो सिंधु सभ्यता है, इतिहासकारों ने दिया है। बाद में ये देखा गया कि सरस्वती नदी जो कि आज वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल है वो पाए गए, लेकिन इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नाम से जाना जाता है, एक तो सिंधु सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। तो अगर कोई भी नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही सभ्यता के बारे में जानकारी दी जा रही। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, जो कि भारतीय इतिहासकार है, के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। देखिए यहाँ पे प्रश्न है सीधा कि हड़प्पा की खुदाई की गई, तो हड़प्पा की खुदाई में दयाराम साहनी का योगदान है। इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे प्रश्न बन रहे हैं कि किसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप कन्फ्यूज ना हों, क्योंकि इस सभ्यता को अलग अलग नामों से अलग अलग इतिहासकारों ने पुकारा है और उसके पीछे उन्होंने अपना तथ्य भी दिए हैं। फिर हमारा यहाँ पे प्रश्न आता है कि निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विदेशी इतिहासकार जिसमें सर जॉन मार्शल है, ठीक है, व्हीलर है, जो कि आपकी पुस्तक के अंदर उनकी भी जो है उत्खनन कार्य को बताया गया है, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता किससे कहा गया है, अगर सुमेरियन सभ्यता आप माने तो सुमेरिया मेसोपोटामिया का स्थल है, तो मेसोपोटामिया के निवासियों को इन्होंने माना है, निर्माता माना है। राखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ यानी जो भारतीय लोग ही थे, और आर्य है वो भी भारतीय थे, लेकिन उन्होंने इसे द्रविड़ लोग को माना है। अब अगर इस सभ्यता की विशेषताओं को देखें तो अब सबसे बड़ी विशेषताएं क्या थी, नगर की जितनी विशेषताएं होती है सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी, इसलिए इस सभ्यता को अगर देखा जाए तो नगरीय सभ्यता भी माना जाता है। फिर हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग कांसा या अर्थात टीन और तांबा, ठीक है, टीन या तीन है तो आप टीन कर दिए, टीन है, और तांबा का प्रयोग करते थे अर्थात लोहा, ठीक है, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आप कहा जाता है कि नगरीय सभ्यता कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, कौन से जो है धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा धातु आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर सिंधु लिपि अगर आप जानते हैं, या हमारी पाठ्य पुस्तक में लिपि का विवरण भी दिया गया है, तो इसे रहस्यमय लिपि माना गया है। कारण है कि आज तक विद्वान इसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे, अतः सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता मानी जा सकती है, या शांति प्रिय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे कोई हथियार विशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका व्यापार जो है मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता के साथ है वो माना जाता है, तो इसे एक व्यापारिक सभ्यता भी माना जाता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो है भारत के अंदर भी इसका व्यापार है वो मौजूद था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसलिए इसे विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम देखें तो वर्तमान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर इसका क्षेत्र फैला हुआ था, और हिंदुस्तान में भी इसके काफ़ी प्लेस है और पाकिस्तान में भी इसके ढेर सारे स्थान हैं, तो इस आधार पे इसे विस्तृत सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान जो कि वर्तमान एक दूसरा देश है, वहाँ पर भी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र मौजूद थे। फिर सिंधु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमें और क्या क्या मिल सकती है, देखिए व्हीलर, ठीक है, और व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। उपनिवेश का अर्थात बसा हुआ शहर, जो कि सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत था।
जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग है वो जॉन मार्शल ने किया था, या इसे इंडस वैली या सिंधु घाटी जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है क्योंकि आप पुस्तक में देख सकते हैं जिसमें चित्रात्मक शब्द है वो दिए गए। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये उल्टी लिखी जाती थी और ये रहस्यमय लिपि मानी जाती है। तो इसके शब्दों के बारे में अभी भी इतिहासकार कोशिश कर रहे हैं कि उस लिपि को वो अच्छे से पहचान सकें। अब यहाँ पर अगर पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो गेहूं और जौ इसकी प्रमुख फसलें थी। फिर अगर हम क्षेत्र में देखें तो मांडा, देखिए ये मानचित्र में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मांडा एक है आलमगीरपुर जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर है। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर ये स्थान आप कहा जाता है तो जम्मू कश्मीर में बढ़ना है। सुतका गैंडोर जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, और दायमाबाद या दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो अगर भारत का मानचित्र आपका आता है और भारत का मानचित्र ही आपको पूछा जाता है तो आपको 3 स्थान पूछे जा सकते हैं, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद या दैमाबाद। ठीक है। तो ये तीनों आपको अलग अलग स्थानों पे दर्शाने हैं। सुतका गैंडोर जो कि पाकिस्तान है, तो भारत का ही मानचित्र आता है, पाकिस्तान का मानचित्र नहीं आता। तो ये आपके लिए जो है क्वेश्चन जो है समझने के लिए है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा था, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है। ये सभ्यता 3 राष्ट्रों में फैली हुई थी, देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है। तो अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के पास ही है, और भारत और पाकिस्तान के पास में पड़ोसी देश हमारा, और पाकिस्तान और भारत, तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता इसे माना गया है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और क्या इनको कब कब खोजा गया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता 1921 से अगर शुरू करें तो इसका प्रमुख स्थल है 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था। किसने खोजा गया था, किस उत्खनन करता अर्थात खुदाई करता, ठीक है, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी। ये आपको याद रखना है, रावी नदी। क्यों, क्योंकि आपको हर जगह सिंधु नदी नहीं लिखना है। ठीक है। तो रावी नदी, क्योंकि सिंधु और सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी, तो रावी नदी। और वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान मोंटगोमरी जिले के अंदर चली गई है। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। ठीक है। किसने की, राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है, सिंधु नदी के किनारे, और ये भी वर्तमान लरकाना जिले में पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। फिर 1931 में चन्हुदड़ो को खोजा गया। चन्हुदड़ो जो कि जहाँ पे मनके बनाने के मुख्य कारखाने मौजूद थे, और इसको भी भारतीय इतिहासकार गोपाल मजूमदार ने खोजा है। और ये कौन सी नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी, और ये भी वर्तमान में सिंध प्रांत के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर 1953 में कालीबंगा की खुदाई की गई, और इसका श्रेय जाता है बीबी लाल और बीके थापर को, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर मौजूद है। और ये सारी चीज़ें पाठ्यपुस्तक के अंदर दी गई है। ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स के आधार पे आपको समरी के तौर पे जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो ये कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी। ठीक है। ये हनुमानगढ़ के अंदर मिली है ये सभ्यता, राजस्थान के अंदर। ठीक है। और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है जो कि भारत के अंदर ये क्षेत्र आया है। और इसके अलावा 1953 में कोट दीजी। ठीक है। देखिए 1953 में ही कालीबंगा को भी खोजा गया है, 1953 में ही कोट दीजी जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और इसे किसने खोजा है, फजल अहमद ने। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कौन सा प्रांत है, पाकिस्तान का खैरपुर प्रांत है। ठीक है। फिर 1953-54 में रंगपुर, अब रंगपुर जो कि रंगनाथ राव ने इस स्थान को खोजा गया था, और कौन सी नदी, मादर नदी के किनारे। ठीक है। और ये गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है जो कि भारत के अंदर है। ठीक है। तो अगर रंगपुर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है गुजरात के अंदर है। फिर है रोपड़ जो कि पंजाब के अंदर है, और इसे भी 53-56 के बीच में खोजा गया था। यज्ञदत्त शर्मा जो कि भारतीय इतिहासकार है। नदी है वो सतलज नदी है, और पंजाब के अंदर ये स्थान मौजूद है। फिर लोथल जो कि 55 से 63 के बीच में जो खोजा गया स्थल था, और ये रंगनाथ राव ने खोजा था, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, जो कि प्रमुख बंदरगाह माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये गुजरात का अहमदाबाद जिला है, वहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है। फिर 1958 में आलमगीरपुर। ठीक है। और इसे खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा ने, और ये हिंडन जो है नदी के किनारे, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर ये स्थान है वो मौजूद है। फिर बनावली 1974 में, जो कि हरियाणा का बनावली क्षेत्र है, और इसे
खोजा गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा और नदी है रंगोई नदी और ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर मौजूद है। फिर धौलावीरा जो कि गुजरात के अंदर ही है। 1990 से 91 के बीच में धौलावीरा को खोजा गया और ये रविंद्र सिंह बिष्ट के ही माध्यम से खोजा गया। ये मनहर और मानसर जो है नदी है और गुजरात का कच्छ जिला है जो भारत के अंदर मौजूद है। तो ये सभ्यता के कुछ विशेष क्षेत्र है जिन्हें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय में खोजा है और उनको जो है इसके बारे में जो है उन्होंने अपनी जानकारी है इन क्षेत्रों के बारे में दी है। तो ये अगर आप ये याद कर लें तो भी आपको काफ़ी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी और साथ में आपको अगर नदियों से संबंधित भी इसमें से कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है तो पूछा जाता है तब भी आपको याद रह सकता है। स्थान विशेष की जानकारी भी मिल सकती है। उत्खननकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, स्थान कौन से हैं और कब इनको खोजे गए हैं, तो इसके बारे में भी आपको अच्छी से जानकारी हासिल हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा। ठीक है, हम हड़प्पा को जानते हैं। तो हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी पंजाब दो हिस्सों में बटा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब तो भारत के अंदर रह गया और पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आ गया, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। ठीक है, हड़प्पा का सभ्यता का विस्तार है वो त्रिभुजाकार था। यह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार पूछे तो आपको त्रिभुजाकार याद रखना है। ठीक है, इस सभ्यता का नगर नियोजन जो है आयताकार रूप में किया गया था। नगर नियोजन अर्थात इसे अच्छे से बसाया गया था और आयताकार रूप में इसे सिस्टमेटिक तरीके से बसाया गया। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे धर्म या सभ्यता की जानकारी मिलती है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म या स्वास्तिक चिन्ह को मानते थे। तो ये उनका धार्मिक चिन्ह जो है स्वास्तिक का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भी प्रश्न है आपका। फिर हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग किया जाता था। मोहर सिक्के कह सकते हैं या लेन देन का साधन कह सकते हैं। तो जो मोहर वो प्राप्त हुई जिस पर श्रृंगी पशु का चित्र होता था, एक श्रृंगी, यहाँ पे श्रृंगी है तो आप इसे एक श्रृंगी कह सकते हैं, जिसका एक ही सिंग है वो मिला है सभ्यता के इस मोहर के ऊपर जो एक मोहर मिली है। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो अधिकतर रंगपुर है, लोथल है, ठीक है, और इसके अलावा धोलावीरा है। तो ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थान हैं जो कि गुजरात के अंदर खोजे गए हैं। फिर है मोहनजोदड़ो। देखिए ये एक नगरीय सभ्यता का स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मुर्दों का टीला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मोहनजोदड़ो वाला स्थान खोजा गया था तो इस स्थल के ऊपर कंकाल प्राप्त हुए थे और इसे इतिहासकारों ने इसे मुर्दों का टीला माना है। नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो की एक विशेष पहचान देती है। तो कांस्य की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जो है वो अन्नागार है। ठीक है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए। तो ये इनके अवशेष मिले हैं जहाँ पे अन्नागार यानी अन्न रखने के लिए भंडारण किया जाता था अन्न का, फसलों का तो सुरक्षित रखा जाता था। तो उसे सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार। ठीक है, बड़ा स्नानागार, एक प्रमुख स्मारक जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.28 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो एक विशाल स्नानागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य देवता वाले देवता, ठीक है, जिसे पशुपति शिव को माना गया है कि मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी विराजमान है। तो इतिहासकारों ने इसे पशुपतिनाथ या भगवान शिव के रूप में इसे माना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के अंदर मौजूद है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यही मोहनजोदड़ो है। इसमें छोटे छोटे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पशुपति शिव और जिला लरकाना, ठीक है, और मुर्दों का टीला। फिर अगर हम कालीबंगा को देखें जो कि राजस्थान के अंदर आया है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काली और बंगा, बंगा यानी बैंगल्स, ठीक है ना, अगर हम बैंगल्स को माने तो चूड़ी होती है। तो कालीबंगा या काले रंग की चूड़ियाँ जिसका अर्थ होता है, ये सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है ना, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर मौजूद है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी सुंदर ईंटें बनी हुई मिली है और यहाँ पर घर कच्ची ईंटों से बने हुए भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं।
और यहाँ पर अग्निकुंड या वेदिका के अवशेष भी मिले हैं। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जिसे यूनानियों ने जो है इसे सिंडन कहा है। सिंडन यानी वही सिंधु, ठीक है ना। तो यहाँ कपास के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की मिट्टी की मोहरें और मृद्वाहन के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहरें वो मोहरें भी होती है जिसमें एक तो जो है सिक्के या मुद्रा के रूप में एक मोहर जिसे हम ठप्पा कह सकते हैं, और मृद्वाहन यानी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। और कालीबंगा में प्रमुख पालतू पशु है वो कुत्ता माना गया है, कि कुत्ते के अवशेष मिले हैं और कंगाल के अवशेष है वो मिले हैं। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण मिलता है। पशु बलि अर्थात कहीं ना कहीं वो पशुओं की बलि दिया करते होंगे, ऐसी कुछ मोहरें भी मिली है। कालीबंगा, लोथल, ठीक है, लोथल गुजरात में, और सरकुतड़ा या सुरकोतड़ा के सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर भी मिले हैं। तो यहाँ पे घोड़े भी वो पालते थे, ऐसे अवशेष भी कुछ स्थानों पर मिले हैं। अस्थि पंजर अर्थात कंकाल मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। देखिए अब यहाँ पर कालीबंगा के अंदर भी ऊपर वाला शहर दुर्ग और निचला शहर भी मिला है, और जो कि चारों तरफ है घेराबंदी की गई थी, अर्थात सुरक्षा के जो है साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कि यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे। और इसके साथ ही यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि वो एक से अधिक खेती है वो एक ही समय में किया करते थे, ठीक है। फिर अगर हम इस पार्ट की समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लें तो अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड यानी वेदिका जिसमें हम हवन करते हैं। अगर आप मंदिर वगैरह में जाते हैं तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर लोग आहुतियाँ देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो हर जगह अग्निकुंड वगैरह मिलते हैं हर धार्मिक स्थान पर। तो यहाँ पे अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं, तो जिसे हम वेदिका भी कहते हैं, ठीक है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने के साक्ष्य मिले। धान से मतलब है चावल, ठीक है, चावल की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, अर्थात वो चावल भी खाया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये लोग शहद का प्रयोग भी किया करते थे। कालीबंगन से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार अर्थात सुंदर बनाई हुई ईंटों के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, और जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मन के बनाने के कारखाने चनहुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो चनहुदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, और लोथल है वो गुजरात के अंदर है, जो कि प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। तो यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। तो यहाँ पर जुड़वा राजधानियाँ मानी गई, ये इतिहासकार पिगट है, और इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल स्थान माना है और इनको जुड़वा राजधानी माना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। उनके अनुसार धरती है वो उपजाऊ होती है और वो हमें पोषण देती है, और वो धरती माता को उर्वरा की देवी अर्थात उपजाऊ या धन धान्य देने वाली देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलन में थी, अर्थात वो मातृ देवी की पूजा है वो किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा कुबड़ वाला सांड भी वहाँ पे साक्ष्य मिला है, और वो भी सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय पशु है वो माना जाता था। अर्थात वो सांड की पूजा, जिसे हम नंदी कहते हैं, अगर शिव पूजा करते हैं तो शिव में, भगवान शिव के मंदिर में हमें बाहर की तरफ नंदी की मूर्ति भी मिलती है, तो वो नंदी अर्थात वो कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे, पूजनीय पशु मानते थे। सिंधु सभ्यता के समाज मात्र सत्तात्मक समाज वो माने जाते, अर्थात स्त्री को विशेष महत्व दिया जाता था और स्त्री सत्ता की पूछ परख होती थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग प्राय सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी करते थे। इसके अलावा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो यहाँ पे आग में पकी हुई कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जिसे हम कह सकते हैं, ईंटें मिली हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, ठीक है, अर्थ वहाँ पे पर्दा प्रथा मौजूद थी। और शवों को किस प्रकार से रखा जाता था, देखिए, शवों को जलाने और दफनाने के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद है। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल है वो पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल था। तो ये सारे प्रश्न आपको इसी के साथ हर एक लाइन में एक एक प्रश्न है, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का
अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। देखिए मेलुहा, मेलुहा से तात्पर्य है मोर, मोर माना गया है यहाँ पे, और भारत में मोर भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस आधार पे सिंधु मेसोपोटामिया ने मेलुहा शब्द का भी प्रयोग है वो किया है। तो हमारी इतिहास की पुस्तक में मेलुहा से तात्पर्य मोर जैसा पक्षी है वो उसे माना गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक के जो है वर्ण इसके अंदर सम्मिलित है, यानी सबसे बड़ा अभिलेख है। फिर है सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली के माने गए हैं, मछली है। सिंधु सभ्यता का विनाश के प्रमुख कारण है अगर हम देखें तो वो बाढ़ थी, यानी बाढ़ के कारण, क्योंकि सिंधु नदी और सहायक नदियों में अक्सर जब अतिवृष्टि होती थी, अत्यधिक बारिश होती थी तो बाढ़ आ जाया करती थी, जिसके कारण भी सिंधु सभ्यता के नाश का कारण माना जाता है। R.L. स्टिन और A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश में विदेशी आक्रमण भी मौजूद है। कई बार ये भी माना गया है कि जब सिंधु नदी और सहायक नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए तो रास्ते बदलने के कारण भी जो है यहाँ पर लोगों को कई प्रकार की भुखमरी और जो है विनाश या अकाल का सामना पड़ा, जिसके कारण भी लोगों ने उस स्थान को छोड़ दिया। तो ऐसी कई घटनाक्रम हैं जिसके कारण माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो ये आपके लिए प्रमुख पॉइंट थे और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो शॉर्ट समरी है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इसे एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।